नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पूर्वोत्तर के एक और राज्य में बिगड़े हालात के। मणिपुर मामले पर फंसी मोदी सरकार की बात करेंगे। पीड़ित महिलाओं के साथ राहुल गांधी के संवाद की। ट्रोलर्स के निशाने पर आए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की। साथ ही जानेंगे कैसे जातिगत जनगणना पर फंस गई बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 1 अगस्त से होने जा रहे बड़े बदलावों की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान के बाद निचले इलाकों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तीनों सेनाओं में कुल 11,266 अधिकारियों की कमी। खाली पड़े पदों पर रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, कोरोना के दौरान अधिकारियों की कम हुई भर्ती। BR अम्बेडकर की तस्वीर कोर्ट में लगाने की मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाजत। कहा, तमिलनाडु और पौंडीचेरी की अदालतें केवल महात्मा गांधी और तिरुवल्लुर के फोटो ही लगा सकती हैं। ट्रायल्स में बजरंग पूनिया को छूट दिए जाने पर पहलवान विशाल कालीरमन का बयान। कहा, लगातार 5 बाउट जीतने के बाद भी मुझे मौका नहीं मिलेगा। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना का असर पड़ोसी राज्य मिजोरम में देखने को मिल रहा है। अब मिजोरम में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय ने पलायन शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए मणिपुर की सरकार ने भी लोगों को विमान से लाने की पेशकश की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की, उसका वीडियो 19 जुलाई को सामने आया। उसके बाद से राज्य में टकराव बढ़ गया है। चूड़ाचांदपुर और इम्फाल के पास मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शनिवार को रात भर फायरिंग हुई। विष्णुपुर के थोरबुंग में भीड़ ने एक स्कूल और कई घरों को निशाना बनाया। मौके पर CRPF, BSF और असम राइफल्स के जवान तैनात हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी है। इस बीच आज दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल मणिपुर जा रही हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें मणिपुर जाने की इजाजत नहीं दी है। वहीं मणिपुर की आग का असर अब मिजोरम में भी दिख रहा है। मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ ज्यादती की गई वो कुकी जनजाति की थीं। ऐसे में पूर्व उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के सहयोगी संगठन पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा के लिए राज्य छोड़ दें। बयान में कहा गया है कि मणिपुर की घटना में मिजो लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में मिजोरम अब मैतेई लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। मिजोरम में करीब 2000 मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। ये ज्यादातर राजधानी आइजोल और इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। मणिपुर सरकार ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि हम मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोगों के संपर्क में हैं और अगर उन्हें जरूरत है तो राज्य सरकार लोगों को लाने के लिए चार्टर विमान भेज सकती है। आपको बता दें कि मणिपुर में जारी टकराव के बाद से अभी तक 12,000 से ज्यादा कुकी और जोमी जनजाति के लोग मिजोरम में शरण ले चुके हैं। मणिपुर के हालात अब नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो वहीं मणिपुर में भी अब भी जातीय संघर्ष जारी है। मणिपुर को लेकर मोदी सरकार और बीरेन सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिस पर अब अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर के मामले को लेकर मोदी सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठ चुका है। यूरोपीय यूनियन ने तो प्रस्ताव तक पास कर दिया। फ्रांस, अमेरिका चिंता जता चुके हैं और अब भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस मामले में भारत को चेतावनी दी है। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि वो मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आगे आने में संकोच नहीं करेंगे। अमेरिका भारत संबंध लोकतंत्र, मानवाधिकारों और नागरिक समाज के प्रति हमारी आम प्रतिबद्धता पर आधारित होना चाहिए। यह हमारे संविधानों में निहित है। मानवाधिकार, लोकतंत्र की रक्षा हमारी विदेश नीति का स्तंभ है। मैं सक्रिय रूप से इन मुद्दों को उठाऊंगा। मणिपुर मानवीय चिंता का विषय है। ऐसी हिंसा की चिंता करने के लिए भारतीय होने की जरूरत नहीं है। गारसेटी से पहले यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन की संसद में भी मणिपुर के हालात पर चिंता जताई गई और भारत के साथ मोदी सरकार को नसीहत दी गई। इस बीच मणिपुर से बीजेपी विधायक पाओलिन लाल हाओकिप ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान की आलोचना की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि उन 79 दिनों के बारे में भूल जाइए। इतनी बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए 1 हफ्ते का समय
में भी बहुत लंबा होता है। पॉलिन नाल हाउकीप ने कहा कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले भी पीएम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। बीजेपी विधायक ने अपनी ही राज्य सरकार को लेकर कहा कि एन बीरेन सिंह की नेतृत्व वाली राज्य सरकार आदिवासी समूह की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मणिपुर की राजस्थान और छत्तीसगढ़ से की गई तुलना पर सवाल उठा दिए। इस बीच आज भी राज्य में कई जगहों से टकराव की खबरें सामने आई। चूराचांदपुर में आज भी गोली चलने की खबर है। कई जगह महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर उतरे हैं। मणिपुर की चर्चा देश के साथ साथ दुनिया भर में हो रही है। वहीं राहुल गांधी भी चर्चा में बने हुए हैं। आज दिन भर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर चर्चा चलती रही। उनका मणिपुर दौरे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। तो क्या खास है इस वीडियो में, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में 3 मई को कुकी और मैतेई समुदायों के बीच टकराव शुरू हुआ था। 19 जुलाई को 2 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। ये घटना 4 मई की थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद 20 जुलाई को पीएम ने पहली बार मणिपुर मामले पर टिप्पणी की। इस बीच राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी चूराचांदपुर में बने राहत कैंप का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं से बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा था कि मणिपुर में जो हो रहा है वो बेहद डरावना है। महिलाओं ने जो घटनाएं सुनाई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने राज्य के सीएम से कार्रवाई करने की मांग की थी। राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे पर कहा था कि नफरत छोड़ो, मणिपुर जोड़ो। अब राहुल के इस वायरल वीडियो के साथ पीएम मोदी की तुलना की जा रही है। एक और राहुल गांधी मणिपुर में पीड़ित लोगों का दर्द कम करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी ओर पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो इस यात्रा के समापन पर उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किए थे। कांग्रेस नेता ने कहा था कि जब मैं यात्रा पर चल रहा था तब बहुत सारी महिलाएं मिली। ये महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। कई महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने बोला कि उनका उत्पीड़न हुआ है। जब मैं उनसे बोलता था कि मैं पुलिस से कहूं, तो वो कहती थी कि पुलिस को मत बताइए, हम चाहते थे कि आपको बताएं, लेकिन आप पुलिस को मत बताइए, इससे हमारी और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। देश में महिला सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने उस समय भी मोदी सरकार को सचेत किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन है उसने उल्टा राहुल गांधी को ही समन भेज दिया। और अब राहुल गांधी ने जो चिंता कश्मीर में जताई थी वो मणिपुर में दिखाई दे रही है और सरकार खामोश बैठी है। पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आलोचना तो सीजेआई की भी हो रही है। मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस मामले में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। जैसे ही महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान ले लिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र और मणिपुर की सरकार को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा, साथ ही चेतावनी भी दे दी कि हमारी नजर है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कोर्ट कार्रवाई करेगा। सीजेआई के सख्त रुख को लेकर अब उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। 20 जुलाई को सीजेआई ने मणिपुर की घटना पर संज्ञान लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 महिलाओं के वीडियो को परेशान करने वाला बताया था। इसे लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को सख्त चेतावनी दी थी। आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसका असर भी दिखाई दिया और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन सीजेआई की सख्ती कई लोगों को रास नहीं आ रही है। उनके आदेश को एक पार्टी के खिलाफ बताया जा रहा है। 3 दिन से सोशल मीडिया पर सीजेआई को ट्रोल कराया जा रहा है। 2 दिन से तो ये ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। #सीजेआई चंद्रचूड़ ट्रेंड कराया जा रहा है और इसमें सीजेआई के खिलाफ सख्त टिप्पणी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सीजेआई को सिर्फ मणिपुर की घटना ही दिखाई दे रही है। सीजेआई बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां सरकार बीजेपी की नहीं है, वहां महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं। मणिपुर की घटना पर सीजेआई को गुस्सा आ रहा है, लेकिन राजस्थान, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, जहां सरकार गैर बीजेपी दलों की है, वहां हो रही घटनाओं पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? दरअसल हाल ही में देश के दूसरे हिस्सों से भी महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें आई हैं, लेकिन वहां की सरकारों ने कार्रवाई भी की है, जबकि मणिपुर की घटना 2.5 महीने पुरानी है और घटना का वीडियो भी 1.5 महीने पहले सामने आ चुका था। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई तभी हुई जब सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर सख्त हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड की तुलना क्या मणिपुर से हो सकती है? जो हालात आज मणिपुर के हैं, क्या वो देश के किसी दूसरे राज्य के हैं? आखिर गैर बीजेपी शासित राज्यों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सरकार के खिलाफ ट्रेंड होने वाले हैशटैग अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन सीजेआई को 3 दिन से ट्रोल कराया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को भी दबाव में लाने की कोशिश हो रही है?
सवालों के घेरे में सत्ताधारी दल और बीजेपी सरकारें खड़ी हैं। सीजेआई पर यह टिप्पणी बीजेपी समर्थकों की बौखलाहट है। जातिगत जनगणना को लेकर भी बीजेपी बौखला गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमा सकता है। इस मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 2 दिनों की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष ने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। वैसे तो जातिगत जनगणना की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे 2024 के लिए एक हथियार के रूप में देख रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी डरी हुई है। दरअसल अगर जनगणना होती है तो फिर आंकड़ों के आधार पर अलग अलग जातिगत समुदाय अपने हक की मांग उठाएंगे। आरक्षण की मांग भी उठ सकती है। देश में आरक्षण के लिए लंबे समय से आंदोलन होते रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आरक्षण को लेकर कई आंदोलन खड़े हो जाएं। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि जातिगत जनगणना से विपक्ष को ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इसका फायदा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है। 2010-11 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, लेकिन आंकड़े आज तक नहीं जारी किए गए। कर्नाटक में भी साल 2015 में जातिगत जनगणना करवाई गई, पर आंकड़े नहीं जारी किए गए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत सर्वे कराना शुरू किया था, लेकिन अब ये मामला अदालत में है। खास बात यह है कि जब नीतीश ने यह फैसला किया था तब बिहार में बीजेपी उसकी सहयोगी थी। हालांकि अब बीजेपी से अलग होकर नीतीश ने आरजेडी के साथ सरकार बना ली है। अगर 2011 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं और फिर दोबारा जातिगत जनगणना होती है तो भी बीजेपी मुश्किल में फंस सकती है। दरअसल 2011 से अब तक ज्यादातर बीजेपी का ही शासन रहा है। ऐसे में किसी भी जाति या वर्ग की संख्या कम होने पर भी बीजेपी पर सवाल उठाया जाएगा। वहीं जानकारों का कहना है कि जातिगत जनगणना से विपक्ष को ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इसका फायदा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है। अब देखना होगा कि कैसे विपक्षी दल जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरते हैं और जनता तक जातिगत जनगणना की बात कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है और उसे अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, वहीं सिंधिया समर्थक ही अब उनका विरोध कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक ने 50 करोड़ लेकर सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामा था। यह आरोप विपक्ष का नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने लगाया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जजपाल सिंह जज्जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। 2018 में उन्होंने अशोकनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर जबरदस्त जीत दर्ज की थी। 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा तो जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए और 2020 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उस समय सिंधिया समर्थकों पर करोड़ों रुपए लेकर इस्तीफा देने के आरोप लगे थे। अब भाजपा के ही नेता अशोकनगर से 2 बार पार्षद रहे रोशन सिंह यादव ने इन आरोपों पर मोहर लगा दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि जजपाल सिंह जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर विधायकी से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें कि जजपाल सिंह जज्जी पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का मामला है और ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। उसी मामले की सुनवाई के दौरान जब भाजपा पार्षद रोशन सिंह यादव का काउंटर टेस्ट किया गया तो उन्होंने जजपाल सिंह जज्जी के 50 करोड़ लेकर इस्तीफा देने की बात कही। हालांकि उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया था। फिर भी भाजपा नेता का सिंधिया समर्थक विधायक के विरुद्ध ऐसा कहना कई सवाल खड़े करता है। अब जनता है तय करे कि सिंधिया समर्थक करोड़ों में बिके थे या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अगस्त को होने वाले बड़े बदलावों की। 1 अगस्त को आम आदमी की जिंदगी में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर कई बैंक अपने लेन देन की प्रक्रिया में अहम बदलाव कर सकते हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने के चलते बैंक फ्रॉड को लेकर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। वैसे तो हर महीने की 1 तारीख को फाइनेंस से जुड़े कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन 1 अगस्त आपके लिए खास है क्योंकि इस महीने त्योहारी सीजन की शुरुआत होने जा रही है। त्योहारों पर कुछ बैंक अपने ग्राहकों को ऑफर देते हैं। यही नहीं, पैसे के लेन देन से जुड़े बदलाव 1 अगस्त 2023 को आपको देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर दूसरे बैंक भी हैं जिन्हें अपने ग्राहकों के लिए कुछ अन्य सुविधाओं को शुरू करना है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऐप लॉन्च करने जा रहा है। आपको बता दें कि 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा चेक से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। वहीं देश का सबसे बड़ा बैंक SBI और HDFC अपने ग्राहकों को
क्रेडिट कार्ड यूज पर कुछ छूट की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी सिर्फ चर्चा है, साथ ही भीम ऐप के माध्यम से अब क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान हो जाएगा। हालांकि ये सुविधा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 1 अगस्त को होने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 5 लाख रुपए से अधिक अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू गैस यानी 14 किलोग्राम के सिलेंडर रेट रिवाइज करती हैं। पिछले कई महीनों से रसोई गैस की कीमतों में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम जरूर बढ़ाए गए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 अगस्त को रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में कुछ इजाफा हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें कि अभी रसोई गैस के सिलेंडर ज्यादातर शहरों में 1120 रुपए का मिल रहा है। ये बदलाव 1 अगस्त से आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।